हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स विद ममता। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी 2022 के सॉल्यूशन का। क्वेश्चन 30 तक आई थिंक मैं करवा चुकी थी और 31 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। अगर 30 क्वेश्चन भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, मुझे लगता है शायद 30 क्वेश्चन नहीं हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी रिवाइज कर लेंगे। फर्स्ट शुरू करते हैं 31। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो कैसी लगी उस पर कमेंट ज़रूर किया करें। और अगली जो सीरीज़ है टॉपिक विद क्वेश्चंस की, वो लेके आनी चाहिए या नहीं लेके आनी चाहिए, उस पर भी एक सजेस्टिंग कमेंट आप ज़रूर डालें। और मेरे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें, फिज़िक्स विद ममता। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको। मैं इससे भी बेस्ट करने के लिए आपके लिए कोशिश कर रही हूँ कि एचटेट के लिए मैं एक ऐसा पैटर्न आपके लिए बना पाऊँ फिज़िक्स का, कि जिसको पढ़ने के बाद आपको ये लगे कि हाँ, हमें फ़िज़िक्स भी आ रही है और हमारे क्वेश्चन भी बन रहे हैं और हमारे एग्ज़ाम्स भी निकल रहे हैं, है ना। मेरा पूरा फोकस है इसी चीज़ पे। और लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। 1 मिलीवाट ऑफ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, एक आपको जो एनर्जी गिवन है या फिर आप कह सकते हो जो आपका सोर्स है उसकी जो पावर है वो कितनी है, 1 मिलीवाट ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी आपको गिवन है, 980 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन अ सीजियम सरफेस। जो एक सीजियम सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, एज्यूम करना है हमें कि उसकी क्वांटम एफिशिएंसी की सिर्फ 0.5%। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिबरेटेड विल बी, कितना फोटो इलेक्ट्रिक करंट इसमें लिबरेट होगा। वर्क फंक्शन आपको गिवन है, प्लैंक्स कांस्टेंट आपको गिवन है और सी आपको गिवन है। पूछा क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें पता है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ मीटर हम चेंज कर लेंगे। एक एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन किसके इक्वल होती है, एच न्यू, और न्यू को क्या लिख सकते हो, एच सी बाय लेमडा। सी आपको पता है 3 × 10⁸, एच की वैल्यू भी गिवन है, लेमडा की वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ से एक फोटोन की एनर्जी निकल गई। हमें कहा क्या गया था कि 1 मिलीवॉट का हमारे पास क्या सोर्स है और उसकी एफिशिएंसी कितनी माननी है हमें, 0.5%। तो इसका मतलब इस सोर्स से कितनी आपके पास नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट हुए, तो एनर्जी, टोटल एनर्जी या टोटल पावर जो सोर्स की है ओवर हर एक फोटोन की एनर्जी। तो आपके पास कितने नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट हुए, 10⁻15 पर सेकेंड। देखो इस फिनोमिना में बेसिकली हो कह रहा है, जब कोई भी लाइट मेटालिक सरफेस पे गिर रही है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होता है, जब सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स हो वो ये क्या कर दे, एमिट करवा दे बाहर। तो हमारे पास क्या होता है, एक करंट फ्लो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक। तो जितनी रे की फोटोन रे जो भी आपकी लाइट गिर रही है वो किसकी फॉर्म में गिर रही है, इन टर्म्स ऑफ फोटोन्स। तो फोटोन्स, जितने फोटोन्स आपके यहाँ गिर रहे हैं सरफेस पे अटैक करें, उतने ही आपके क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एमिट होंगे, है ना। तो हमारे पास कितने फोटोन्स निकल रहे हैं उस सोर्स से, 10⁻15 पर सेकेंड। ठीक है, तो इतने अगर आपके इस सरफेस पे लिबरेट हो रहे हैं फोटोन्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा। देखो जितने इनपुट मतलब आ रही है आउटपुट जा रही है, ये क्या होता है, एफिशिएंसी, आउटपुट पावर टू इनपुट पावर, दैट इज एफिशिएंसी। और हमें एफिशिएंसी का कितना मानना है, सिर्फ 0.5%। तो कितने इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड हुए ये किस पे डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड फ्रॉम सोर्स और इनटू क्वांटम एफिशिएंसी। तो नंबर ऑफ फोटोन्स आपके पास कितने लिबरेट हो रहे हैं, 10⁻15 पर सेकेंड। कितने फोटोन्स एमिट हो रहे हैं आपके, 10⁻15 सेकेंड। ठीक है,
तो ये क्या होगा, जितने फोटोन्स एमिट हो रहे हैं इनटू क्वांटम एफिशिएंसी, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी 5 × 10⁻12। हमें क्या निकालना है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हमारे पास क्या आ गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में एमिट हो रहे हैं, वो आ गया है। और हमें चाहिए क्या, करंट। करंट होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का मोशन या Q/T या फिर E/T। और मुझे पता है ये E जो है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, पर सेकेंड ही है। तो ये आप E लिख सकते हो ना आप डायरेक्टली उस करंट को, इनटू कितने नंबर ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है इनटू n, ये आपके पास क्या होगा, करंट। तो I शुड बी इक्वल टू NE। E यहाँ पे क्या बता रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड लिबरेटेड हो रहे हैं। n क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 5 × 10⁻12 और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻−19। तो यहाँ से हम अगर हम देखें तो 0.8 माइक्रो एम्पियर आपका क्या निकल जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो माइक्रो एम्पियर में है और 0.8 है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 एक बार कर लेते हैं, शायद पिछली वीडियो में हुआ नहीं है, बाकी हुआ है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा इस क्वेश्चन को देख लेना। इसमें कह रहा है कि एक थिक रोप है जिसकी लेंथ है L और जिसको मैंने हैंग किया हुआ है किसी सीलिंग ऑफ द रूम से, मतलब किसी छत से मैंने एक रोप को क्या किया है जिसकी लेंथ L है उसको हैंग किया हुआ है। उसका y एंड रो आर द रिस्पेक्टिवली यंग मॉडुलस एंड डेंसिटी। y क्या है, यंग्स मॉडुलस और डेंसिटी रो है। तो कितनी इंक्रीज होगी इस लेंथ में, इसकी लेंथ में ड्यू टू इट्स ऑन वेट। तो हमें पता है जब भी कोई चीज़ वर्टिकली होती है तो उस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है, वो क्या लगता है, उसका वेट, है ना। और टोटल इसकी लेंथ कितनी है, L। हमें पता है यंग्स मॉडुलस होता क्या है, यंग्स मॉडुलस होता है रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अलोंग द लेंथ ही लगेगी, नॉर्मल स्ट्रेस कितना फोर्स लग रहा है वो होगा। तो स्ट्रेस अगर मैं मान लूँ मेरे पास एक स्मॉल पार्ट इस थिक रोप का dx है और उस पर कितना, उसका कितना मास है dm, और उसकी डिस्टेंस कितनी है सीलिंग से x डिस्टेंस है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, उस पर स्ट्रेस कितना, उस पर फोर्स लगेगा dm जो उसका मास है इनटू g, एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि डाउनवर्ड एक्सीलेशन ही तो लग रहा है, तो इतना फोर्स उस पर लगेगा। अगर मैं कह दूँ स्ट्रेस कितना लगेगा, dmg/a, एरिया ऑफ दैट थिक रोप जो हमने लगाई हुई है। ठीक है, अगर मैं इस dm को लिखूँ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, तो हमारे पास dm क्या होगा, रो जो आपके पास डेंसिटी है इनटू एरिया a इंटू dx, उसकी उस स्मॉल पार्ट की लेंथ, क्योंकि रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो रो क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम दैट शुड बी इक्वल टू मास। तो वैल्यू पुट कर देंगे रो a dx g/a। स्ट्रेन हमें पता है क्या होता है, चेंज इन कन्फिग्रेशन टू ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है, टोटल चेंज कितना हो रहा है यहाँ पे dl, क्योंकि l इसकी लेंथ है और एक हमने इसकी डिस्टेंस कहाँ से मानी, ओरिजिनल लेंथ कितनी है इसकी x। तो ये क्या होगा dl/x, यंग्स जो फॉर्मूला है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेंथ हमने निकाल ली इस फॉर्मूले से, स्ट्रेन हमने निकाल ली, पुट कर दो। जब हम पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ए से ए कैंसिल हो गया ना यहाँ पे, तो इसलिए ये रख दिया रो g dx। ये क्या आ गया, x ऊपर चला जाएगा dl। ये तो है स्मॉल पार्ट के लिए, लेकिन हमें तो पूरे पार्ट में देखनी है कि कितनी लेंथ उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या कर देंगे, टोटल लेंथ के इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो dl की वैल्यू निकल गई, स्मॉल एलिमेंट है dl, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तभी चेंज इन लेंथ मिलेगा टोटल लेंथ में। तो 0 to L रो gx dx बाय वाई, वाई क्या है, यंग्स मॉडुलस, x के विद रिस्पेक्ट टू करना है x²/2, 0 से L, तो ये क्या होगा रो gl²/2y। तो ये आपके ऑप्शन हो गया बी करेक्ट, कि इतना इंक्रीज इन लेंथ होगा उसका ड्यू टू इट्स वेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑसिलेटर से, इफ द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ अ डैम्प्ड ऑसिलेटर, कैसा ऑसिलेटर है, डैम्प्ड ऑसिलेटर का मतलब क्या होता है, जिसमें जो आउटपुट होती है वो क्या करती है, टाइम के साथ क्या करती है, डिक्रीज होती है ना, वही तो क्या होता है डैम्प्ड ऑसिलेटर। द टाइम इन विच द एनर्जी फॉल्स टू ई पावर 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू विल बी, वो कौन सा टाइम होगा जिसपे उसकी एनर्जी की वैल्यू कितनी डिक्रीज हो जाए, 1/e⁴ टू इट्स इनिशियल वैल्यू। तो हमें पता है कि रिलैक्सेशन टाइम जो गिवन है वो लिख लिया है। डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए एक इक्वेशन होती है जो किसके इक्वल होती है,
ई टी इज इक्वल टू ई नॉट ई पावर माइनस 2 KT। यहाँ पे जो ये k है ये क्या होगा, उसका वेव वेक्टर। t क्या है, टाइम। ई टी क्या है, एनर्जी एट एनी टाइम t। ई नोट क्या है, मैक्सिमम एनर्जी या फिर एनर्जी एट इनिशियल टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम होता है जिसमें आपकी एनर्जी क्या हो जाए, 1/e टाइम्स डिक्रीज हो जाए टू द ओरिजिनल आपकी जो इनिशियल वैल्यू ऑफ द एनर्जी थी। तो अगर e टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 1/e टाइम्स अगर ये इंक्रीज हो जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई नोट बाई ई, दैट शुड बी इक्वल टू ई नोट ई पावर माइनस 2 KT। तो ये क्या बनेगा, ई नोट से ई नोट कैंसिल, ई की पावर -1, दैट शुड बी इक्वल टू ई माइनस 2 KT। इसको अगर मैं रिलैक्सेशन टाइम कहूँ तो ये अगर कंपेयर करूँ तो क्या आ जाएगा, 1/t रिलैक्सेशन इज इक्वल टू 1/2K। तो आपके पास t रिलैक्सेशन जो शुरू में है उसको मान लेती हूँ मैं T1। तो T1 किसके इक्वल आ गया, 1/2K। सेकेंड केस में इसका टाइम कितना डिक्रीज हो रहा है, 1/e पावर 4। इस टाइम पे जो टाइम है वो क्या होगा, ई नोट ई पावर माइनस 2K T2। तो दोनों को आपस में डिवाइड कर दो तो यहाँ क्या बनेगा, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करो क्या बनेगा, e3 पावर e पावर माइनस 2K T1 माइनस T2। तो यहाँ से देखो e की पावर है, पावर को कंपेयर कर दो तो ये क्या होगा, 3 इज इक्वल टू 2K माइनस 2K T1 माइनस T2। तो T2 माइनस T1 किसके इक्वल आ गया, T2 माइनस T1 किसके इक्वल आ गया, 3/2K के इक्वल आ गया। और अब हमें पता है कि 1/2K क्या है, T1। तो इसको लिख सकती हूँ ना मैं, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3T1। तो इसका मतलब T2 किसके इक्वल आ गया, 4 ऑफ T1। इसका मतलब T2 किसके इक्वल आ गया, 4 इंटू T1। शुरू का रिलैक्सेशन टाइम तो आपको गिवन है 50 सेकेंड, तो T2 कितना आ जाएगा, 200 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि अगर ये 1/4 टाइम्स डिक्रीज करता है इनिशियल एनर्जी का तो कितना रिलैक्सेशन टाइम होगा, 200 सेकेंड। और अगर सिर्फ ई टाइम ही करता है तो कितना था, 50 सेकेंड, जो इसने गिवन भी किया है। और रिलैक्सेशन टाइम वही होता है जब आपका जो इनिशियल एनर्जी है वो 1/e टाइम्स क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 33 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आजकल लगभग हर बार पूछा गया है, तो ये आप ज़रूर अपने नॉलेज में रखें कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो क्वेश्चन क्या था कि फेज वेलोसिटी ऑफ अ सरफेस वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ऑन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड सरफेस टेंशन टी इज गिवन बाय, कुछ मर्जी फॉर्मूला हो, इसने दिया है फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया है और ग्रुप वेलोसिटी आपसे पूछा है, तो कुछ मर्जी फार्मूला हो आपको पता होना चाहिए। फेज वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा बाई के, जबकि ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन ओमेगा, डी ओमेगा बाई डी के भी लिख सकते हो, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, 2 ओमेगा और 2 इसको लिख सकते हो एच क्रॉस से मल्टीप्लाई और एच क्रॉस से डिवाइड। तो इसको एच क्रॉस ओमेगा एच क्रॉस के, तो इस फॉर्मेशन को ई बाई पी भी लिख सकते हो ना आप। और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, डी ई बाई डी पी। तो ये दो रिलेशन है आपके पास, एक फेज वेलोसिटी का, एक ग्रुप वेलोसिटी का, चाहे वो एनर्जी की फॉर्म में दे दे, चाहे वो ओमेगा और के की फॉर्म में दे दे, चाहे वो एनर्जी और मोमेंटम की फॉर्म में दे दे, आपको रिलेशन पता होना चाहिए। वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस लैम्डा डी वी पी, ये भी निकाल सकते हो। इसको निकालने का फॉर्मूला कैसा होता है, मैंने बताया वी जी क्या है, डी ओमेगा बाई डी के। तो हमारे पास अगर मैं कर दूँ डी बाई डी के ऑफ वी पी, और वी पी क्या था, ओमेगा बाई के, है ना। तो ये क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ओमेगा बाई सॉरी वी जी किसके इक्वल होता है, डी ओमेगा बाई डी के, और मैंने क्या बताया वी पी किसके इक्वल है, ओमेगा बाई के। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू रख दो, ये क्या आ जाएगा, वी जी इज इक्वल टू डी ऑफ ओमेगा क्या होगा, वी पी इंटू के बाय डी के। तो दो फंक्शन बन गए ना, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। अगर मैं फर्स्ट फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड को डिफरेंशिएट करूँ तो वी पी प्लस 1 हो जाएगा। सेकेंड फंक्शन एज इट इज, के एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन से इसको क्या करना है, ड्राइव करना है, डी पी बाई डी के। ये तो के विद रिस्पेक्ट में है। अगर मुझे लैम्डा के विद रिस्पेक्ट में निकालना हो, लैम्डा के विद रिस्पेक्ट में इसको क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे इस टर्म में क्या है, एक लैम्डा भी है ना, इसलिए रखा। तो लैम्डा की टर्म में अगर मुझे ये निकालना हो तो क्या लिख देंगे, वी जी इज इक्वल टू वी पी प्लस 2 पाई बाई लैम्डा क्या होता है, के, है ना। तो इसका मतलब के को 2 पाई से मैं क्या कर दूँ,
या फिर लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई के, है ना, ऐसा कर सकते हैं हम। तो आपके पास क्या होगा, के की जगह रख दो 2 पाई बाय लैम्डा डी वी पी, और डी के की वैल्यू क्या होगी 2 पाई माइनस डी लैम्डा स्क्वेयर डी लैम्डा इज इक्वल टू डी के। तो यहाँ पे पुट कर दो, जब आप पुट करोगे तो ये वैल्यू बनेगी माइनस लैम्डा डी वी बाई लैम्डा वी पी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस वी पी को जस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो कर दो, ये वेवलेंथ आपको गिवन, फेज वेलोसिटी आपको गिवन है इन टर्म्स ऑफ रूट। अगर मैं इस पूरे फंक्शन को x मान लो तो x की पावर 1/2, डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 बाहर, x की पावर -1/2, और फिर x में जो भी टर्म्स है उसका विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है 1 बाई लैम्डा है, तो इसका क्या होगा -1 बाई लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ लैम्डा है तो इसका क्या होगा 1। तो इस पूरी टर्म को आप क्या लिख सकते हो, देखो ये टर्म तो एज इट इज क्या है वीपी 1/2 वीपी, ये लिख दिया मैंने। इसके बाद ये पूरी टर्म क्या है वीपी का स्क्वायर, बाकी तो सब सेम ही है, ये क्या आ जाएगा वीपी का स्क्वायर। वीपी का स्क्वायर कब होगा, इस लैम्डा स्क्वायर को कॉमन निकाल लो ना बाहर, तभी तो होगा ये। अगर लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकलेगा ऊपर रूट करोगे तो 1 बाई लैम्डा निकल गया, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, तो ये क्या बनेगा वीपी का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा ये वीपी प्लस हाफ वीपी, तो ये क्या बनेगा 3/2 ऑफ वीपी। आप करके देख लेना, यही आएगा 3/2 ऑफ वीपी। तो मैंने 2-3 फॉर्मूले आपको करने बता दिए कि वीजी को के में भी निकाल सकते हो, एच में भी निकाल सकते हो। हो सकता है इस बार इसने ओमेगा की फॉर्म में दे दिया या फिर के की फॉर्म में आपको ये दे दिया। अगर आपको एनर्जी और मोमेंटम की फॉर्म में भी दे दे तो भी आप इजिली निकाल पाओ, इसलिए मैंने ये सब बता दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, और ये टॉपिक तो है ही इंपॉर्टेंट, पिछली बार भी हमने किया था 2023 के पेपर में। इसने क्या कहा कि एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ किसके बराबर है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो पहले आपको डी ब्रोगली का कंसेप्ट याद होना चाहिए। डी ब्रोगली क्या कहता है कि जो भी मैटर वेव्स है वो जब भी मूव करती है तो अपने साथ एक वेव एसोसिएट करती है, और उस वेव की वेवलेंथ किसके इक्वल होती है h बाय मोमेंटम p के इक्वल होती है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, कौन सा रिलेशन ट्रू है जहाँ पे ई क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है फोटोन, ई फोटोन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन, पी क्या है मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, पी एच क्या है मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ पता है। इसने शुरू वाली कंडीशन देखो, शुरू में इसने कहा कि फोटोन की वेवलेंथ किसके वेवलेंथ के इक्वल है, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ के इक्वल है। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके इक्वल हुई, लैम्डा ई किसके इक्वल हुई h बाय पी ई मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा h बाय लैम्डा ई। सिमिलरली मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होगा h बाय लैम्डा फोटोन। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें इक्वल है, लैम्डा लैम्डा इक्वल है तो h तो कांस्टेंट ही है, इसका मतलब दोनों के मोमेंटम भी क्या है इक्वल है। तो मोमेंटम तो दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते क्योंकि दोनों मोमेंटम तो इक्वल हो गए। अब हमें क्या चाहिए, एनर्जी का रिलेशन चाहिए। हमें पता है ई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होता है, ये कौन सी एनर्जी है, नॉन रिलेटिविस्टिक एनर्जी। नॉन रिलेटिविस्टिक एनर्जी कौन सी होती है, जिसमें आपका कोई भी पार्टिकल क्या करे, जिसकी स्पीड या जिसकी भी वेलोसिटी है, जिसकी स्पीड क्या हो लेस देन क्या हो c। अगर रिलेटिविस्टिक केस है तो आपकी जो वेलोसिटी ऑफ कोई भी पार्टिकल है उसकी कंपेरेबल क्या होगी c। तो हमें पता है फोटोन क्या है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है। क्योंकि फोटोन क्या है, एक जीरो रेस्ट मास का पार्टिकल है जो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से क्या करता है, मूव करता है। तो अगर वेलोसिटी c के इक्वल है तो कैसा पार्टिकल है, रिलेटिविस्टिक। जब रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होता है तो उसकी एनर्जी लिखते हैं हम E इक्वल टू पी सी या E इक्वल टू सी पी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के केस में जब आपका नॉन रिलेटिविस्टिक केस हो तब आप उसकी एनर्जी रखते हो, वो क्या रखते हो, E इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों की एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ क्या लिख सकते हैं हम, मोमेंटम। तो यहाँ से देखो E को क्या लिख सकते हो, E मैंने लिखा हुआ है PE v/2, है ना, ये लिख सकते हो। और जबकि उसकी एनर्जी किसकी टर्म में थी, इन टर्म्स ऑफ फोटोन, और फोटोन की एनर्जी क्या थी बताई मैंने, E इज इक्वल टू पी फोटोन इंटू सी। तो इसका मतलब पी फोटोन इंटू सी,
हमें पता है दोनों फोटॉन्स इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा v/2c। तो रिलेशन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नोट करने वाला पॉइंट इस टॉपिक में ये है कि रिलेटिविस्टिक पार्टिकल कौन से होते हैं, वो पार्टिकल होते हैं जो कंपेरेबल स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चलते हैं। नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल वो होते हैं जो लेस देन क्या हो, स्पीड ऑफ लाइट से चले। नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल इस केस में कौन है, इलेक्ट्रॉन। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल इस केस में कौन है, फोटोन। ठीक है, हो सकता है अगली बार इन्हीं चारों को वो इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट दे दे। यहाँ पे तो डायरेक्ट फैक्चुअल वैल्यूज निकलवा ली आपसे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरफेस टेंशन से पूछा हुआ है कि कितना एक वर्क डन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ अ शॉर्प फिल्म। एक शॉर्प फिल्म है जिसका वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इंक्रीज हुआ है कितना, 3 × 10⁻⁻⁴ जूल, और जिसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज हुआ है कितने से कितना, 10 सेंटीमीटर क्रॉस 6 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर टू 11 सेंटीमीटर। तो सरफेस टेंशन क्या होगी। तो देखो सरफेस टेंशन वैसे तो होती क्या है, किसी भी पार्टिकल में जो सरफेस के पार्टिकल है एक फोर्स लगाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को अगर मैं टी से डिनोट करूँ तो ये क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर मैं फोर्स को डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूँ और डिवाइड कर दूँ तो ये क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क, और एल इंटू एल एरिया। तो वर्क अपॉन एरिया भी क्या है, सरफेस टेंशन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, वर्क दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। पहले एरिया की डायमेंशन थी 10 × 6 मतलब 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था, और फिर वो कितना बढ़ गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चेंज इन एरिया कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्क डन हमें गिवन है, तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होने के लिए होती है 1/2 FL। ठीक है, 1/2 ऑफ FL। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 वर्क डन अपॉन एरिया। तो ये आपके पास अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 3 × 10⁻⁻²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36। एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जो डिके हो रहा है 2 डिफरेंट प्रोसेसेस से, और फर्स्ट प्रोसेस का हाफ लाइफ कितना है T1 और सेकंड प्रोसेस का T2। तो इफेक्टिव हाफ लाइफ क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या कंडीशन है कि मान लेते हो एक एक्स है वो वाई में चेंज हो रहा है और एक्स जेड में चेंज हो रहा है। फर्स्ट जो रिएक्शन है उसका हाफ टाइम कितना है T1 और सेकंड का T2। ठीक है, तो इफेक्टिव अगर मैं मानूँ तो वो क्या होगा, हमें पता है रेडियो एक्टिव डीके, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या होगा, dN/dt इज इक्वल टू -λ/n। इफेक्टिव डीके के लिए लैम्डा को किससे रिप्लेस कर देंगे, लैम्डा इफेक्टिव। और लैम्डा इफेक्टिव क्या होता है, हमेशा क्या होता है, जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो अगर अलग अलग प्रोसेसेस का इफेक्टिव में लेना होता है तो वो हमेशा सम में जाता है। तो ये क्या होगा, -λ1 + λ2 ऑफ n। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हमें पता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और हाफ लाइफ के बीच में क्या रिलेशन होता है, लिखते हैं ना, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू 0.693 बाय T⁻1/2। तो लैम्डा इफेक्टिव दोनों का सम होगा, तो लैम्डा इफेक्टिव को क्या लिख सकते हो, ln2/T उस इफेक्टिव टाइम पीरियड दोनों प्रोसेसेस का, और इंडिविजुअल प्रोसेसेस का इफेक्टिव टाइम पीरियड। फॉर्मूला पुट कर देंगे ln2/T1 + ln2/T2। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/T क्या बचेगा, 1/T1 + 1/T2। तो T बच जाएगा T1 × T2/T1 + T2। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे ना तो ये तो है 2 प्रोसेसेस के लिए, ऐसा ही एक पेपर में 3 प्रोसेसेस के लिए भी पूछा हुआ है रेडियो एक्टिव डीके का। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट से सिग्निफिकेंट डिजिट्स से। क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या गिवन है, 4 डिजिट्स गिवन है इन सिग्निफिकेंस, 25.214 + 104.6 + 9.0320 + 4.30। तो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इस केस में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 5। इसमें कितनी होगी, 4। इस केस में कितनी होगी, 5। इस केस में कितनी होगी, 3। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, 4। तो इसका मतलब इसको कहाँ तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 4 डिजिट्स तक, मतलब 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। तो पहले ही हम इनको क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 के बाद 1 4, मतलब अगर 5 आता तो हम क्या करते हैं, एक टर्म ऐड करते हैं। अगर 5 से लेस देन हो तो सेम ही टर्म लिख देंगे, तो ये क्या लिख देंगे 25.2। सिमिलरली इसको 104.6, ये तो सेम ही रहेगा। इसमें क्या होगा 9.0320, तो यहाँ पे
5 से लेस है तो इसको क्या लिख देंगे 9.0, इसको क्या लिख देंगे 4.4, क्योंकि ये 6 है, 5 से 1 ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट टर्म में एक ऐड कर देते हैं 4.4, सबको ऐड कर देंगे। जब आप इस सबको ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा 143.2। तो इसका मतलब देखो एरर का भी क्वेश्चन पूछा गया था इस पेपर में, अगर आपने शुरू में ध्यान से देखा है तो एरर का भी पूछा गया, डायमेंशन का भी पूछा गया, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर वाली डायमेंशन भी पूछी गई, और देखो सिग्निफिकेंट डिजिट से एक यूनिट से 3 क्वेश्चन आ गए, और वो भी फर्स्ट यूनिट सबसे इजी यूनिट 11th क्लास की। ऐसे एनालाइज करना है हमें कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाए। ये क्वेश्चन है BSc लेवल से। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि 2 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, पता है ना स्पेक्ट्रल लाइन कैसे लिखते हैं 2s+1 जो भी L है वो इसके पाँव में क्या होता है J, ये 2s+1 क्या बताता है मल्टीप्लिसिटी, L क्या बताता है कौन सा ऑर्बिटल चल रहा है वो, J टोटल क्वांटम नंबर। इसने कहा है कि स्पेक्ट्रल लाइन मैक्सिमम इंटेंस होगी जब चेंज इन द वैल्यू ऑफ L और JR क्या हो सेम हो, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी मैक्सिमम। सेकंड स्टेटमेंट है अगर वैल्यू ऑफ L और J सेम है किसी भी एक स्पेक्ट्रल लाइन के लिए फॉर मोर देन 1 स्पेक्ट्रल लाइन्स, मतलब 2 स्पेक्ट्रल लाइन ऐसी है जिनके लिए L और J की वैल्यू क्या है सेम है, तो उस केस में स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी मोस्ट इंटेंस होगी, जिसमें हमारे पास क्या होगी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द J, जिसमें क्या होगी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द J। तो दोनों ही स्टेटमेंट इस केस में आपके पास क्या है ट्रू। एक तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट किस पे बेस्ड है सिलेक्शन रूल पे, कि चेंज इन L और S दोनों का सिलेक्शन रूल सेम होता है, कि चेंज इन L होता है 0 + -1 और डेल्टा J चेंज होता है 0 + -1, दोनों में ही 0 to 0 नॉट अलाउड होता है, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट में ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक ऐसी मतलब मान लेते हैं, जस्ट मैं मान रही हूँ कि मेरे पास क्या है 3p, अगर ये है 3p मतलब 1/2 1/3/2, ठीक है, तो इसमें L की वैल्यू है 1 और J की वैल्यू है 3/2। अगर मेरे पास ये है D, P मानना पड़ेगा क्योंकि इसने क्या कहा है चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ L एंड S सेम विद द सेम स्पेक्ट्रम। नहीं इसने ये नहीं कहा, सॉरी इसने ये कहा है कि डेल्टा L और डेल्टा J में चेंज क्या है सेम है, तो लेकिन हो सकता है ना कि 5/2 से मान लो J की वैल्यू जा रही है 3/2, ठीक है, कितना चेंज है 1 का चेंज है, और अगर आपके पास P की वैल्यू L की वैल्यू 1 से 0 जा रही है तो भी कितना है 1 का चेंज है, तो दोनों का चेंज सेम है, लेकिन कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, उस स्पेक्ट्रल लाइन की जिसमें J की वैल्यू ज़्यादा है, ये आप पढ़ते भी है, जिसकी J की वैल्यू ज़्यादा है या जिसकी हाइयर मल्टीप्लिसिटी है वही वैल्यू की एनर्जी क्या होती है सबसे ज़्यादा, और वही क्या होती है सबसे ज़्यादा इंटेंस, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दोनों ही स्टेटमेंट आपके पास क्या है ट्रू है। 39th क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द न्यूक्लियस इज इक्वल टू A0 आपके पास क्या है बोहर की रेडियस। तो इसके आंसर क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कि आपको मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस जब निकालनी हो तो उसका फार्मूला होता है RNth इज इक्वल टू A0 n²/z। n क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, z क्या है उसका एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो z क्या हो गया 1, और फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है ना तो n = 1, तो ये भी 1 हो गया, तो Rn मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू किसके इक्वल होगी A0 की C। अगर वो मान लो n = 2 ऑर्बिट में पूछ लेता कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होगी, तो ये क्या हो जाएगा 4A0, क्योंकि n का स्क्वायर हो गया और बाय में आपका क्या है z की वैल्यू तो 1 रहेगी हाइड्रोजन के केस में, तो सेकंड की में हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4A0, ठीक है। नेक्स्ट अपना लास्ट क्वेश्चन 40th क्वेश्चन कि एक प्रिंटेड पेज को कैप्ड प्रेस्ड किया है, ठीक है, इन अ क्यूब ऑफ, ऐसे प्रेस किया है, ऐसे प्रेस किया है उसको, ऑफ एज 9 सेंटीमीटर, एक क्यूब है जिसकी एज कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो किस अमाउंट से वो प्रिंटेड पेज का लेटर अपीयर होगा आपको शिफ्ट होता हुआ व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब मान लेते हैं यहाँ पे कोई हमारे पास बीकर या बकेट है जिसमें क्या है वाटर है और मैंने इसमें एक सिक्का डाल दिया और ऊपर टॉप से देखूँ तो वो सिक्का मुझे यहाँ नीचे नहीं थोड़ा सा ऊपर दिखता है, मतलब उसकी इमेज थोड़ी सी शिफ्ट हुई दिखती है। सेम वैसा ही केस ये है कि ऊपर से देखूँ तो मुझे ये कितना शिफ्ट हुए इनके जो लेटर्स है वो दिखेंगे। तो हमें क्या गिवन है म्यू ग्लास दी गिवन है और एयर का हमें पता है म्यू क्या होता है 1।
और थिकनेस ऑफ प्रिंटेड पेज कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो कितना शिफ्ट हुआ ये डिपेंड करता है, ऐसे भी लिख सकते हो μ1 माइनस μ2 बाय, या μ2 माइनस μ1 बाय μ1 इंटू टी, या फिर 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हो। μ2 क्या था एयर 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 0.5, यहाँ पे भी क्या था μ2 माइनस μ1 बाय μ1, तो μ2 1 है, ये 1.1 बाय 5 बाय 1.5, तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये पूरे के ऊपर है, ऐसे पूरे के ऊपर, ठीक है, ये भी पूरे के ऊपर लिख लेना। तो μ1 माइनस μ2, तो ये क्या बनेगा, नहीं ये फॉर्मूला क्या है, पेज प्रिंटेड का कितना फॉर्मूला होगा 1 माइनस म्यू ग्लास ओवर म्यू ऑफ एयर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ग्लास का कितना है 1.5, उल्टा लिख दिया यहाँ पे, उल्टा लिख दिया, उल्टा, पहले आएगा ऊपर आएगा एयर का, बिलो आएगा ग्लास का, ठीक है। तो 1 माइनस 1.5, तो ये 1.5 माइनस 1 0.5 बाय 1.5 इंटू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा। ये सेम वैसी सिचुएशन है, पिछली 2019 में शायद एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है जिसमें वो उसके निकालवा रहा है कि अगर मैंने पानी में रख दिया तो क्या उसको दिखेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कभी कभार ही पूछा जाता है, ऐसा 100% श्योरिटी नहीं है कि ये आई बार आए। और ये थे आज के 10 क्वेश्चन, आपको कैसे लगे ज़रूर सजेस्ट करना। फिजिक्स विद ममता चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगली मेरी जो सीरीज़ है नेक्स्ट वीक से लेके आऊँ कि ना लेके आऊँ टॉपिक विद क्वेश्चंस आंसर, पहले हम टॉपिक डिस्कस करें कि उस टॉपिक्स के मेन फार्मूलाज क्या है, क्या उसकी मेन थीम है, क्या उसके बेसिक्स है, और उसके बेस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए या कैसे पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव टू मी, माय चैनल फिजिक्स विद ममता। थैंक यू सो मच।